रेलवे, एसएससी या यूपीएससी का या कलेक्टर का जो भी तैयारी करता है प्रतियोगिता लेवल पे, तो उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो 5 साल पे 7 साल पे वैकेंसी आता है या नहीं भी आता है, कभी जाते हैं एग्जाम देने रद्द हो जाता है, पता चला उसमें के सफल अंदर हुआ था रद्द हो गया। कि यू शुड लर्न योरसेल्फ, अपने से करना सीखो पहले। जी जब आप जान जाओगी कि ये कैसे होता है तो तुम किसी पे निर्भर नहीं रहोगी। जी। तो निर्भरता जब खत्म हो जाती है आदमी की या किसी की भी, तो आप उसकी तरफ एक नहीं देखोगे। पुस्तकालय होना चाहिए कि नहीं, आपकी नज़र में ये कैसा है? होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, हर मोहल्ले में एक पुस्तकालय होना चाहिए, जी। क्योंकि शिक्षा ही एक महिला ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, खोए। इसलिए क्योंकि वो रात में मोबाइल देखती थी। चेहरे पे तो स्माइल ये रहता है। तो क्या कभी ऐसा समय आया जो कि आप किसी स्टूडेंट पे गुस्सा नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। फिर भी आज जीवन में कुछ भी नहीं करोगे और वो 3 साल 4 साल बाद में आए आपके पास मिठाई लेकर, मैम आप ही ने बोली थी कुछ नहीं कर पाएंगे, देखिए आज ये बन गए, शायद वही बन गए हैं क्या? तो जरूर सफल होंगे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, कैमरामैन पीयूष कांत पांडे के साथ आज अपने चैनल के माध्यम से अपने गुरु के संघर्ष की कहानी को दिखाने जा रहे हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पढ़ाने की शैली से प्रभावित होकर हजारों छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि क्षेत्रों में जाकर सफल हुए हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं, सबसे पहला गेस्ट प्रोफेसर भावना वर्मा है, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग में कार्यरत है। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर भावना मैम को प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भावना वर्मा है और मैं अभी वर्तमान में समाज कार्य विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कार्यरत हूँ। प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे अध्यापन करते हुए 22 साल हो चुके हैं और अभी भी मैं अपने आप को विद्यार्थी ही कहती हूँ, क्योंकि आपके सीखने की उम्र कोई नहीं होती और हर समय व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहाँ से हुई है? मैं अगर मेरे जन्म स्थान की बात की जाए तो मैं आगरा की मूल निवासी थी और मेरा जन्म वहीं पर हुआ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा थी वो, क्योंकि मेरे पिताजी एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो हम लोगों को उनके ट्रांसफ़र में जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी हम लोग को वहीं जाना ही होता था। तो हमारी शुरू की प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो बहुत ही छोटे छोटे कस्बों में हुई, क्योंकि पिताजी एक ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए थे जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित था। तो हमारा जो स्कूल थे वो ज़्यादातर ऐसे छोटे शहरों में हुआ करते थे। तो बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। ये एक सनातन धर्म इंटर कॉलेज है आगरा में, एक बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ पर फिर मैंने अपना एडमिशन लिया दोबारा और मैं वहाँ से फिर मैंने अपना 12th पूरा किया। ग्रेजुएशन बीएचएससी किया, कंप्लीट किया। फिर क्योंकि हमारा जब बीएचएससी हो रहा था तो हमारा एक पेपर होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, तो उसमें हम लोगों को जो मलिन बस्ती होती है, मलिन बस्तियों में जाकर हम लोगों को पढ़ाना होता था। तो मलिन बस्तियों में जब हम जाते थे तो वहाँ पर बहुत सारे जो महिलाएं थी उनके साथ बातचीत करने के दौरान और बच्चों को पढ़ाने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि बहुत समस्याएं हैं, समाज में बहुत समस्याएं हैं और ये समाज कैसे बदलाव किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे योगदान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल स्तर पे नहीं करती थी, व्यक्तिगत स्तर पर मैं अब मेरे घर पे उनके बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी, जबकि मैं स्कूल में खुद भी एक स्कूल की छात्रा थी, लेकिन मैं उन बच्चों को पढ़ा क्योंकि वो मेरे घर आते थे। उसकी बहुत सारी लड़कियां थी मेरे जब घर पे जब काम करने आती थी तो वो पढ़ा नहीं पाती थी अपनी बेटियों को, तो मैं अपनी हॉबी, एक तरह से पढ़ाने की जो मेरी हॉबी थी उसको पूरा करने के लिए उसके सब बच्चों को मैंने पढ़ाया। मैं फिर मलिन बस्ती में काम कर रही थी तो मुझे लगा महिलाओं की बहुत समस्याएं हैं, ये कैसी समस्याओं से जूझती हैं, इनमें पोषण की कमी है, अच्छा खाना नहीं खाती हैं, खाना खाती हैं लेकिन घर में सबसे आखिर में खाना खाती हैं। और उस समय मैं आज से कहूँ कि कितने साल हो गए 30 साल तो हो ही गए उन बातों को, तो उस समय की महिलाओं की स्थिति और आज की महिलाओं की स्थिति में बहुत अंतर आया है। तो जब हम पढ़ रहे थे तो महिलाओं की स्थिति और भी खराब थी, तब मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, इस समय इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। तो मेरी एक सीनियर मैडम से मैंने, जो मेरी सीनियर थी, उनसे बात की
तो उन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट है, इस पे पढ़ाई होती है जी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम MSW करो। तो फिर मेरे को पहली बार पता चला कि MSW भी कोई सब्जेक्ट होता सब्जेक्ट है। होता है। तब फिर जब पता चला तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा ये हमारे आगरा में पढ़ाया जाता है? तो कि हाँ पढ़ाया जाता है। तो कहाँ पढ़ाया जाता है? कि मेन कैंपस, विश्वविद्यालय का जो मेन कैंपस है वहाँ पढ़ाया जाता है। तो फिर जब मैंने, पर 2 ऑप्शन लेके चलता है क्योंकि उस समय उस सब्जेक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे उसके जो आवेदन बहुत आते थे, तो मुश्किल लगता था कि हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो मैंने एक और विकल्प लेके चला कि मेरा अगर नहीं हुआ इसमें मास्टर ऑफ सोशल वर्क में, तो मैं BHSC हो जो मैंने किया है उसकी जो मास्टर्स डिग्री है जी MHSC जरूर करूँगी। तो दोनों में मैंने अपना आवेदन कर दिया, मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। जी आवेदन मैंने दोनों में किया, मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। मैंने दोनों का एंट्रेंस दिया था, दोनों के एंट्रेंस में मेरी परीक्षा पास हो गई। लेकिन अब मेरे दुविधा हुई, मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। तो फिर मेरे एक सीनियर थी, उन्होंने जब कहा कि नहीं ठीक है तुमने सही ऑप्शन लिया है, कि फिर विकल्प आदमी को लेके चलना चाहिए। जी विकल्प इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि आपको विकल्प इसलिए ज़रूरी है कि एक में यदि आप क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए तो दूसरे दूसरा क्षेत्र की आप हमेशा तैयारी करके रखिए, जी क्योंकि अब जो समय ऐसा समय नहीं है कि आप एक क्षेत्र को लेके चलें और आप गारंटी हो कि आप उसमें सफल ही हो जाएं। जी तो एक विकल्प आपको हमेशा लेकर चलना चाहिए। तो मैंने भी विकल्प लेके चला था, मेरा हो गया मास्टर ऑफ सोशल वर्क में। मैंने 2 साल जमकर पढ़ाई की और मेरी मेहनत कहिए, मेरे माता पिता का आशीर्वाद कीजिए या मेरे शिक्षकों का मेरे प्रति एक स्नेह था, क्योंकि मैं मेहनती विद्यार्थी थी और मैं सीखने की ललक बहुत थी मुझ में। और मैं जो मेरे एक भी क्लास नहीं मिस करती थी मैं। मेरे जो शिक्षक थे वो इस बात से बहुत खुश होते थे कि क्लास में कोई हो ना हो ये ज़रूर होती है। जी तो मैं अपनी कोई क्लास मिस नहीं करती थी। मैं ना BHSC में कोई क्लास मिस की कभी, ना मैंने MSW में कभी कोई क्लास मिस की। तो इससे मेरे जो शिक्षक थे वो बहुत प्रभावित होते थे कि इसको सीखने का है शौक। और जब भी मेरे कोई शिक्षक बात करते थे तो मैं उनको क्योंकि ऐसा नहीं था कि क्योंकि हम पढ़ तो रहे थे, लेकिन कभी कभी होता है कि आपकी नॉलेज उतनी नहीं होती, तो जब शिक्षकों से आप बात करते हैं तो काफ़ी सारी बातें और भी पता चलती हैं। तो वो जब बोलते थे तो मेरा पेन चलता था। जैसे हमारे कुछ टीचर थे वो ओरली बहुत बोलते थे, वो पेपर पे कम, मतलब हम लोगों को लेक्चर देकर पढ़ा रहे थे। लेक्चर देके पढ़ाते थे, वो बोर्ड पे कुछ नहीं लिखते थे। तो मेरा पेन चलता था, मैं हमेशा कॉपी पे लिखती रहती थी, बोलते रहते थे मैं लिखती रहती थी। फिर घर आके उसको मैं पढ़ती थी कि जो मैंने सुना वो ठीक लिखा था, फिर उसको किताब से और उसे समराइज करके बुक के साथ उसको जोड़कर सप्लीमेंट करके फिर मैं नोट्स बनाती थी। तो इससे हो जाता था कि मैं जो सुन रही थी वो सही सुन रही थी, और उसमें यदि कुछ मिस्टेक हो, जैसे होता है ना कि टीचर को आप रोक नहीं सकते बीच में बोलते समय, हो सकता है वो भूल जाए, तो मैं अगर कुछ मिस कर देती थी तो वहाँ डॉट 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 कर देती थी। तो मेरी एक और फ्रेंड थी, वो भी बहुत पढ़ने में अच्छी थी, वो भी तो उनके जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो होता था ना, उनका भी नाम बता दीजिए। उनका नाम प्रीति नाम है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो भी बहुत अच्छे सरकारी पोस्ट पर है इस समय, और आगरा में ही, आगरा के पास ही एक जिले में पोस्टेड है वो जी। और अगर प्रीति देखेंगी तो जानेंगे कि जरूर देखेंगी। हाँ, आपके माध्यम से देखेंगी। हाँ, मैं प्रीति को लिंक भेजूंगी, आप जब मेरे को भेजोगे तो मैं भेजूंगी। प्रीति थी तो मैं फिलिंग द ब्लैंक्स कर देती थी जो मेरे से छूट जाता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो नोट कर रही है, मैं नोट नहीं कर रही हूँ, या मैं नोट कर रही हूँ, वो नोट नहीं कर रही है, तो हम दोनों लास्ट में बैठ के उस नोट्स को कलेक्ट कर लेते थे कि कुछ भी मिस नहीं हुआ हमारा। देख रहे हैं कि आजकल जो पढ़ाई हो रहा है हम लोगों में, तो 2 साल 3 साल MSW करने के बाद में या PG करने के बाद में 2-3 साल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी नेट क्वालिफाई नहीं करे, और आप 2000 में ही MSW कंप्लीट की हैं और 2000 में ही आप नेट क्वालिफाई कर ली, और उसके साथ ही साथ हमारे सर्वे के अनुसार 2001 में आप प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित भी हो गए। इसका कारण क्या है? कैसे आप अध्ययन की, कैसे हम लोग अध्ययन करें कि उस चीज को प्राप्त करें? हाँ, मैं इसका जवाब दूंगी कि जब ब्लॉक प्लेसमेंट हुआ हमारा, क्योंकि फील्ड वर्क होता है आप जानते होंगे, मास्टर ऑफ सोशल वर्क में आपका एक 4th सेमेस्टर में ब्लॉक प्लेसमेंट होता है,
तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट था उस समय। तो मेरी जो ब्लॉक प्लेसमेंट हुआ वो था BHEL झांसी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड है। तो वहाँ पर मेरी प्लेसमेंट हुई। तो हम लोगों को काफ़ी लंबा समय मिला, 3 महीना बहुत लंबा समय होता है, और हम घर से दूर थे। तो मेरी एक रूममेट थी, हम दोनों ने मिलकर उस समय का उपयोग किया। उस समय हमने नेट की तैयारी करी। वो जो छुट्टियों का जो एक तरह से हम ट्रेनिंग भी कर रहे थे, उस ट्रेनिंग का समय जो बचता था रात में हम लोग पढ़ते थे। तो और उस BHEL जहाँ हम ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ का जो ऑफिशियल स्टाफ था वो बहुत हेल्पिंग था। तो उनके जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का हमने लाभ उठाया। उसमें जो लाइब्रेरी उनकी बहुत रिच लाइब्रेरी थी, और वहाँ के जो HR मैनेजर थे, पर्सनल मैनेजर थे, नाम मैं भूल रही हूँ उनका अभी, कोई अहिरवार सर थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने लाइब्रेरी को कहा कि आप लाइब्रेरी में अध्ययन कीजिए। तो दिन में हम लाइब्रेरी अध्ययन कर लेते थे, और वहाँ से जो नोट्स बना के लाते थे वो हम लोग घर पे, जो हमने रूम रेंट पे लिया हुआ था, उस पर पढ़ते थे। तो वो जो समय था वो मैंने बर्बाद नहीं किया घूमने में या इधर उधर शॉपिंग करने में, वो समय बर्बाद नहीं किया। उसकी तैयारी हमने अपने ब्लॉक प्लेसमेंट का जो समय था वो मैंने नेट की प्रिपरेशन में लगा दिया। मैम, हम लोग देखते हैं कि जब MSW करते हैं या कोई भी PG करता है लड़का, तो क्या होता है कि सीनियर देखता है कि मेरे सीनियर कौन है, और सीनियर के नोट्स लेकर वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट व्यू से पढ़ता है। तो उनके लिए क्या कहेंगे कि किताब का अध्ययन नहीं करते हैं, वो सिर्फ नोट्स ले लेते हैं, तो वो व्यक्ति, वह लड़का क्या नेट क्वालिफाई कर सकता है या नहीं? नहीं नहीं, आप बिना किसी पुस्तक के ज्ञान के तो आप पढ़ नहीं सकते, मैं इतना मानती हूँ। क्योंकि बुक्स भी, आप कौन सी बुक का चयन कर रहे हैं, बुक दो, जैसे रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, जो आपका टॉपिक है, जिस भी विषय पे आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, पहले तो बुक से पढ़ना सीखिए। किताबों का अध्ययन बहुत जरूरी है, और कोई भी ज्ञान नुकसान नहीं पहुंचाता, ज्ञान हमेशा फायदा ही। आपको लगेगा कि अरे हमने ये पढ़ लिया, हमें नुकसान कर रहा है या मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा वो ज्ञान कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, चाहे वो अभी आपको समझ में ना आए कि ये मेरा पढ़ना बेकार हो गया, लेकिन वो ज्ञान आपको बाद में पता चलता है कि हमने वहां पढ़ा था, ये काम आज आया। तो ज्ञान कभी ऐसा नहीं है नुकसान की चीज है। और बुक की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग नोट से पढ़ते हैं, छोटा छोटा नोट्स ले लेते हैं या कॉपी किसी का कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप बुक से पढ़ते हो तो बुक्स में आप क्योंकि किसी के नोट्स होते हैं वो छोटा एक ग्रुप होता है, तो जो आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की जो हम बात करते हैं कि बेसिक जो आपकी है कॉन्सेप्ट, जैसे अवधारणा है और मुख्य अवधारणा है, वो आपके क्लियर नहीं होते। जब वो क्लियर नहीं होते हैं, उस वजह से आप कंफ्यूज होते हैं एग्जाम देते समय, तो सही आंसर नहीं लिख पाते। तो बुक से आपके बेसिक क्लियर है, जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियरेंस हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि बुक से ही पढ़ाई करें और सही बुक का चयन करें। मैम, जब बच्चे कोई भी एडमिशन लेते हैं MSW में, उस समय 7 दिन का वो टेंशन होता है। उस वक्त आप किसी बच्चे से पूछती हैं कि आप लोग क्या बनेंगे, तो सभी लोग कोई कहता है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, हम NGO में जाएंगे। कोई छात्र एक भी नहीं दिखा हमारे सर्वे के अनुसार कि जो कहे कि हम नेट का एग्ज़ाम देंगे। और बहुत से छात्रों को ये भी पता नहीं होता है कि नेट का भी एग्ज़ाम होता है। जो मतलब बिलोंग करते हैं, एक गाँव से उठे और यहाँ पर एडमिशन ले लिए, अपना इंट्रेंस में मेहनत किए, लेकिन हो गया। उसको पता नहीं है कि नेट का एग्ज़ाम कुछ होता है, प्रोफेसर के बनने के लिए PhD भी कुछ करना होता है। तो उन छात्रों को क्यों नहीं बताया जाता है कैंपस में, अपने क्लास में, कि आप लोग अगर नेट का एग्ज़ाम देना चाहेंगे या प्रोफेसर बनना चाहेंगे तो आपको गहरी अध्ययन से पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग बताते हैं कि नहीं क्लास में? मैं अपने, क्योंकि मेरे, आपने संघर्ष की बात कही है, तो मैं अपने संघर्ष की बात बताऊं। मुझे अपने संघर्ष के समय में, जो आपने कहा कि जीवन यात्रा क्या थी, उस समय हमें मेरे किसी टीचर ने नेट के बारे में नहीं बताया था। ये हमने अपने स्तर से, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे थे। जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो उसके बाद होता है कि कुछ करें, बैंक की तैयारी करें। तो जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें और भी तो चीजें साथ में पढ़ते हैं, तो ये भी तो पता चलता है कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो उससे ये नॉलेज हो जाती है कि जब आप शैक्षिक योग्यताएं जब चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि एक शिक्षक बनने के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे शिक्षक बनने के लिए आपको क्या जरूरत है। B.Ed कहाँ यूज होगा, BTC का कहाँ यूज होगा,
ऑल एलिमेंट्री एजुकेशन ट्रेनिंग जो होती है वो जी। उसका यूज कहाँ होगा, तो आप एक नॉलेज गेन करते हो, तो पढ़ने से ही आएगा, जी। बिना पढ़े हुए तो नहीं आएगा। और रही बात उसकी कि हम ओरिएंटेशन में बताते हैं या नहीं, तो जब हम स्कोप ऑफ सोशल वर्क बताते हैं, जी। लेक्चर देते हैं, तो हम उसमें बताते हैं कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, जी। कहाँ का एवेन्यूज खुले हुए हैं आपके, जी। बताते हैं हम। तो मैं बेसिकली बताती हूँ इसलिए। तो मैम कोई छात्र 2 साल 3 साल से तैयारी करता हो, नेट का तैयारी करता हो या पीएचडी का तैयारी करता है या पीएचडी करके बैठा हुआ, उसको कहीं ना कहीं जॉब नहीं लग रहा है, वो हतोत्साहित हो रहा है, तो उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे कि जो गलत कदम उठा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं और गलत कदम उठा रहे हैं, उन छात्रों को कैसे कहेंगे कि वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे, आप उनको बताइए। पहले तो जब आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं और समाज कार्य खुद अपने आप में एक ऐसा विषय है जो दूसरों को सबल प्रदान करता है, जो इट हेल्प इंडिविजुअल टू हेल्प इन हिमसेल्फ, आप किसी व्यक्ति की सहायता खुद की सहायता करने के लिए करते हैं। तो जब आप इस मोटो के साथ ही एमएसडब्ल्यू में एडमिशन ले रहे थे, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि मेरी अपनी खुद की स्तर क्या है। मैं पहले अपना सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए, आपको अपना स्वयं मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। कभी कभी हम क्या होता है कि हम लक्ष्य बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन हम अपनी योग्यताओं का आंकलन नहीं करते, और हम उन योग्यताओं का आंकलन जब नहीं करते तो उस लक्ष्य की कोई रणनीति नहीं बना पाते, और जब रणनीति नहीं बना पाते तो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी योग्यताएं कि मैं किस योग्य हूँ, और अगर योग हो भी नहीं, अगर आप सोचते हैं कि ठीक है मेरे में कुछ कमियां हैं और आपके पास समय है और आप में लगन है, आप उस कमी को ओवरकम कर सकते हो, उससे लड़ सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, तो मेहनत करने लग जाओ। मैम एक गुरु के नाते अगर लड़का कोई रेलवे एसएससी या यूपीएससी का या कलेक्टर का जो भी तैयारी करता है प्रतियोगिता लेवल पे, तो उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो 5 साल पे 7 साल पे वैकेंसी आता है या नहीं भी आता है, कभी जाते हैं एग्जाम देने रद्द हो जाता है, पता चला उसमें सफल हुआ और रद्द हो गया, फिर 5 साल पे, उन छात्रों को कैसे वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करे? मैंने तुम्हें पहले शुरू में कहा कि हमेशा एक विकल्प आपको लेके चलना है अलग कि से। अगर इसमें सफल नहीं हुए जी। तो दूसरा मेरे पर ऑप्शन क्यों होना चाहिए, और आप उस ऑप्शन को भी ऐसे ही रखिए कि जो आपको भटकाए नहीं। विकल्प का मतलब ये नहीं है जैसे आप मैं अभिनय रखने का शौक, मेरे को अभिनेता बनना था लेकिन अब अभिनेता नहीं बन पाया तो अब मैं गायक बन जाऊं, ऐसा तो नहीं होता कि गायकी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और उसमें गायकी के लिए आपको बेसिक फिर से आप 12 साल तो संगीत सीखोगे नहीं हो, तो आप लक्ष्य कौन सा निर्धारित कर रहे हो, दूसरा विकल्प भी आप कैसा ले रहे हैं जो आपकी योग्यता के अनुसार हो, उसको भी ध्यान में रख के चलिए। क्योंकि आज का समय बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं वाला समय है, प्रतियोगिता हर क्षण है, कट थ्रोट कंपटीशन है, हर मार्केट में कंपटीशन है। यदि आप में योग्यता नहीं है, मेहनत नहीं है, निष्ठा नहीं है, लगन नहीं है और अपने पे विश्वास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं तो नहीं, उसको पूरा करने में थोड़ा सफलता मिलेगी आपको। बहुत से लोग समाज में देखा जाता है कि अपने लड़कियों को बेटियों को बाहर भेजकर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो आपको उस समय इस यात्रा को तय करने में क्या क्या कठिनाई आई थी आपको? पढ़ाई तो मैं, क्योंकि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा आगरा में हुई, और आगरा मेरे जैसा मैंने कहा मेरे माता पिता दोनों ही पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने किसी चीज के लिए मुझे ये नहीं कहा कि आप ये नहीं करने जाओगी। ऐसा मैं कहूँ कि मेरे को इस तरीके का संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वो थोड़े से घबराते थे कि ऐसी जगह मत जॉब करना जहाँ तुम्हें सुरक्षा ना महसूस हो, जहाँ तुम्हें लगे कि खतरा हो सकता है तुम्हारी आन को शान को, तो ऐसी जगह जॉब मत करना। तो जॉब के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि जॉब जरूर करो, इससे तुम्हें अनुभव प्राप्त होगा, अनुभव मिलेगा, अनुभव से आप सीखोगी। और आपको एक उदाहरण दूंगी कि मेरे पिताजी ने पहली बार मुझे ना रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म भरना नहीं आता था, तो मेरे पहली बार जब मैं घर से बाहर निकली, जब मैं बुंदेलखंड में गई थी ट्रेनिंग करने, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने से अपना फॉर्म भरो। मेरे घर में मेरे भाई लोग थे, पापा भी थे, लेकिन उनका नहीं, तुम भरना सीखो। तो ये मेरे पिताजी के अंदर था कि यू शुड लर्न योरसेल्फ, अपने से करना सीखो पहले। जब आप जान जाओगी कि ये कैसे होता है तो तुम किसी पे निर्भर नहीं रहोगी। तो
तो निर्भरता जब खत्म हो जाती है आदमी की या किसी की भी, तो आप उसकी तरफ नहीं देखोगे, और जहां निर्भरता रहती है वो व्यक्ति फिर उसके हर बात को फॉलो करने लगता है। तो सबसे पहले ज्ञान तब अर्जित होगा जब आप प्रैक्टिकली करना सीखोगे उसे। तो प्रैक्टिकल करना उन्होंने ये नॉलेज दी, करके देखो पहले कैसे होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी भगनी है चाहे भतीजी है, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद जाकर कहीं एग्जाम दिलवाना तो रोल नंबर जाकर चेक करते हैं, रोल कोड चेक करते हैं कि यहाँ जाकर बैठना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद उनको दीजिए, आप वहाँ पीछे खड़े रहिए, देखिए कि वो सही से देख रही हैं या नहीं देख रहे, जो कि मैम के पिताजी खुद से करवाते थे। और आज आप परिणाम देख रहे हैं कि इस पद पे आज मैम है। मैम, इस पद पर होते हुए भी आप एक महिला है, और आज भी कोई ऐसा समस्या होता है? हाँ, आज भी मैं इस पद पर हूँ, लेकिन बीइंग ए फीमेल आपको हर समय अपने आप को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महिलाओं को आज भी लोगों को स्वीकार करने में समय लगता है। स्वीकार कह सकते हैं कि उनको भारत में आज भी पितृसत्तात्मक जो देश है हमारा, और जो पैटर्न है हमारे, सोच भी है, जो लोगों का माइंडसेट है, वो अभी भी उतना नहीं विकसित हुआ है कि हम किसी महिला के नेतृत्व को समझें या महिला को उतना सम्मान दें। आज भी मुझे महसूस होता है कभी कभी कहीं जाकर कि आपको किसी महिला को समझने में थोड़ा समय लगता है कि वो पढ़ी लिखी है तो उसकी भी बात सुननी चाहिए। ये लोगों में है कि महिला है, इसकी बात क्यों सुननी, एक ये मेरे को कभी कभी महसूस होता है। लेकिन अब बहुत बदल रही है, सोच बदल रही है लोगों की, और ये परिस्थिति पे निर्भर करता है कि आप किस जगह बैठे हैं। यदि आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ सभी लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी बराबर के हैं, तब आपकी बात सुनी जा रही है। लेकिन आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर कि बहुत ही रूढ़िवादी लोग बैठे हुए हैं, जहाँ महिलाओं को पीछे परिवार में रखने का रिवाज है, तो वहाँ आप थोड़े से कम आके जाओगे। ये हमेशा हर महिला को महसूस होता होगा, मुझे लगता है। मैम, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही साथ एक प्रोफेसर भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो आप इस समय इतना भी समस्या है हमारे देश में, हमारे समाज में, आप अलग से कोई सामाजिक कंट्रीब्यूट करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। कोशिश तो मेरी हमेशा ये रहती है, मैं काफ़ी सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। प्रत्यक्ष रूप से तो मैं आपकी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, और भी हैं संस्थाएं मेरे विभाग के द्वारा। एक स्लम एडॉप्ट किया गया है समाज कार्य विभाग द्वारा, एक मलिन बस्ती को हमने गोद लिया है। उस मलिन बस्ती में हम जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, तो वो उन कार्यक्रमों में मैं लगातार भागीदार बनती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे साथ जो मेरे घर में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल स्टाफ है, उनके बच्चे ज़रूर पढ़ें। उनके बच्चों के साथ चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हेल्प हो, या कोई जागरूकता हो, कोई ट्रेनिंग दिलानी हो, तो मैं तैयार रहती हूँ कि कैसे भी उनको पहुँचाया जाए सुविधा। आप बिहार में सारण जिला में एकमात्र निःशुल्क कौशल्या पुस्तकालय है। उस कौशल्या पुस्तकालय में मैम का बहुत सहयोग रहता है। जो भी वहाँ पे कापी किताब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों में, या वहाँ पे किताब रखा जाता है, तो मैम का उसमें बहुत अहम सहयोग रहता है, और इन्हीं के गाइडलाइन में कौशल्या पुस्तकालय भी चलता है। मैम, गाँव में एक पुस्तकालय होना चाहिए कि नहीं? आपकी नज़र में ये कैसा है? होना चाहिए, हर गाँव में होना चाहिए, हर मोहल्ले में एक पुस्तकालय होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको जागरूक कर सकता है, आपके अधिकारों को बता सकता है, आपके अंदर तर्क शक्ति विकसित कर सकता है। शिक्षा के अलावा कोई और माध्यम है ही नहीं जिससे कि आप कुछ सीख पाए। मैम, उस गार्जियन को क्या कहना चाहती है जिस जिला में मात्र एक कौशल्या पुस्तकालय है, वह भी निःशुल्क है, लेकिन कभी अपने बच्चे को लोग गार्जियन ये नहीं पूछते हैं, जब वो अपने मन से आया एक दिन आ गया, लेकिन होता है कि वो अपने मन से आया एक दिन और दूसरे दिन नहीं आया, लेकिन गार्जियन नहीं पूछते हैं कि कल तुम गए थे पढ़ने तो आज क्यों नहीं गए, जबकि वहाँ पे वाईफाई, लाइट, पंखा, बेंच, टेबल, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, लैपटॉप
किताब, अन्य सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे लाइब्रेरी में 10, 15, 5 लड़के ऐसे आते हैं पढ़ने। तो ऐसे गार्जियन को और स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। देखो, जी। पहला जिम्मेदार तो माता पिता ही हैं। जी। सबसे बड़ी बात कि डिपेंड करता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस परिवार का बच्चा है। जैसे मैंने कहा कि माता पिता यदि पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो वो शिक्षा का महत्व समझेंगे, और नहीं भी पढ़े लिखे हैं तब भी शिक्षित, अगर वो शिक्षा को महत्व देते होंगे तो अपने बच्चे को भेजेंगे। और दूसरा कारण क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, मैं बच्चों को भी दोष नहीं दूंगी, ये तकनीकी जो आजकल जो मोबाइल जो है, मोबाइल में जो हमारा इंगेजमेंट है उसमें हम जितना ज्यादा समय बिता रहे हैं तो वो समय हम कितना यूजफुल चीजों को देखने में बिता रहे हैं और कितना अनयूजफुल चीजों को देखने में बिता रहे हैं, ये हम कभी माता पिता देख तो पा नहीं रहे हैं। तो क्या सोचते हैं बच्चे कि हम घर पे रहेंगे तो हम मोबाइल, यदि माता पिता बाहर काम करने जा रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं तो मोबाइल अगर उनको मिल जा रहा है तो माता पिता उनको देख नहीं सकते पीछे से कि वो कर क्या रहे हैं मोबाइल के अंदर। तो उस समय को वो यूज कर लेते हैं कि मेरी मम्मी पापा के एब्सेंट में हम मोबाइल पे कुछ भी देख सकते हैं, कंट्रोल होगा नहीं, कोई देखने वाला नहीं होगा, और माता पिता आएंगे तो हम ये सब देख नहीं पाएंगे। तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी एब्सेंट में उन सब चीजों को हम कर ले। और जब आपकी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप वहाँ देख रहे हैं, आप सीसी कैमरे में चेक कर रहे हैं कि आपने आज कौन सी किताब पढ़ी, आपने कौन सी बुक इश्यू कराई। तो वहां जो माता पिता के डर की वजह से वो भाग के आपके यहाँ आए थे, वही चीज उनको लगा कि अरे यहाँ भी हमको देखा जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ एक दिन आके दिखा दें, दूसरे दिन हम घर बैठ जाए। तो एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि बच्चों में, मैं कहती हूँ कि माहौल कहिए, वर्तमान स्थिति ऐसी कहिए कि तकनीकी ज्ञान तो हम प्राप्त कर रहे हैं, या कहिए कि सूचनाओं का भंडार बहुत है। हम सोचते हैं कि जो किताब में हम पढ़ेंगे वो हम बुक में, इस मोबाइल में देख लेंगे, जबकि ये अगर मोबाइल ही सब्स्टिट्यूट होता, यदि मोबाइल पढ़ाई का विकल्प होता तो दुनिया से तो बुक आज गायब हो जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुक की भी उतनी ही कीमत है, आज भी बुक की उतनी ही महत्ता है। अगर मोबाइल को ही हम इतना महत्व दे रहे होते तो आज सब कुछ मोबाइल से कर रहे होते ना। लेकिन आज इसके भी बहुत सारे कमियां नजर आई हैं, और मोबाइल का जो यूज है वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आपकी जो दिमाग की जो सेल्स हैं, जो आपके मस्तिष्क का विकास है, वो कितना अवरुद्ध कर रहा है, खासकर बच्चों का। आंखों की जो कमजोरी है, आंखों की जो दृष्टि है वो खत्म हो रही है। धीरे धीरे बच्चों की दृष्टि पे असर पड़ रहा है। आपने कहीं एक बीच में केस स्टडी सुना होगा कि एक महिला ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, इसलिए क्योंकि वो रात में मोबाइल देखती थी। तो ये मोबाइल से कितना रेडिएशन निकलता है, और इस रेडिएशन का असर आपके दिमाग पे कितना पड़ेगा, और खासकर एक बच्चा जो छोटा बच्चा है उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, इसको हम अभी नहीं समझ पा रहे। ये तब समझ में आएगा जब वो बहुत कुछ खो चुके होंगे। तो मेरा आग्रह विशेष रूप से आपके द्वारा यही है कि अपने बच्चों को मोबाइल का प्रयोग सबसे कम करने दिया जाए, उनको उसका नियमित समय बांध दिया जाए। जैसे 24 घंटे में आपको 1 घंटा मोबाइल मिलेगा, उस मोबाइल पे आप मेरे सामने देखोगे, जो देखना है मेरे सामने देखो, जो काम करना है मेरे सामने करो, उसके बाद मोबाइल नहीं मिलेगा। और बाकी समय आप उनको ये देखिए कि उसने आज कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन सी किताब पढ़ी। आप मत कहिए कि ठीक है आपको नहीं पसंद है, आपकी स्टडी बुक नहीं पढ़ना है, पाठ्यक्रम की किताब नहीं पढ़नी, तो कोई कहानी की किताब पढ़ो, कोई उपन्यास पढ़ो, कोई ऐसी बुक पढ़ो, कहानी है, कविताएं हैं, गद्य है, पद्य है, बहुत सारी किताबें हैं। कोई महापुरुषों की किताबें हैं, किसी की जीवनी है, इसको पढ़िए। जरूरी नहीं है आप अपने पाठ्यक्रम की किताब पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हो। आपके 22 साल के करियर में ऐसा कोई मोमेंट आया, मतलब महाविद्यालय जीवन लाइफ में, जो आपको अभी तक याद हो? अच्छा या बुरा? अच्छा मोमेंट तो एक आप ही के साथ था मोमेंट, जब आपने डिपार्टमेंट में एक पहली बार मेरे किसी विद्यार्थी ने मेरे जन्मदिन को इतने बड़े स्तर पर मनाया, जो मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था, और वो मेरे को जीवन भर याद रहेगा। आज भी उसके वीडियो को मैं देख के खुश होती हूँ। ये जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। और कैरियर के हिसाब से अगर मैं देखूं, मेरे कार्यस्थल पर और पर्सनल स्तर पर, जब मेरे को पहली बार जॉब मिला, तब मेरा एक अच्छा जीवन की शुरुआत हुई।
तो लगा कि हाँ अब हम सही दिशा में चले जाएंगे। मैम, आपके 22 साल के करियर में आप कभी भी गुस्सा में नहीं दिखाई, हमेशा आप एक स्माइल में रहती हैं। लेकिन ऐसा कोई मोमेंट आया है कि किसी स्टूडेंट पर अधिक गुस्सा आप की हैं कि आपका साफ चेहरा अलग हो गया हो? जैसे हम लोग जैसे हम ही अपने बचपन के टीचर को बता रहे हैं, जैसे वो आते थे, जैसे ही क्लास में एंट्री करेंगे कहेंगे कि खड़ूस टीचर आ गए। ठीक है, तो उस तरह से आपके बारे में आज तक मैंने नहीं सुना, हमेशा आपके चेहरे पर स्माइल रहता है। तो क्या कभी ऐसा समय आया जो कि आप किसी स्टूडेंट पे गुस्सा व्यक्त की? हाँ, हुई थी। मैं एक बार एक स्टूडेंट पे नाराज हुई थी, बहुत नाराज हुई थी। नाराजगी उसकी इस बात पर था कि मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं नाराज ना रहूं, कि और शायद मेरे क्लास में बच्चे हमेशा उपस्थित रहते हैं, मेरे को ऐसा महसूस कभी हुआ नहीं। मैं जब भी क्लास लेती हूँ तो बच्चे कम ही एब्सेंट होते हैं, मेरी क्लास अटेंड करते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट को मैंने एक असाइनमेंट दिया था, तो वो असाइनमेंट उसने मतलब उसको सीरियसली नहीं लिया। आप किसी बात को कमिट कर रहे हैं, आप किसी बात को कह रहे हैं कि मैं इस डेडलाइन में पूरा कर दूंगा, उस डेडलाइन को आपने पूरा नहीं किया, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा समय मांग रहे हो, तो वो मुझे थोड़ा खराब लगा। तो मैंने डांटा उसको सबके सामने, और मैंने उसे बहुत हार्श वर्ड में कहा। आज भी वो मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि मैडम मुझे आपकी वो बात याद है, और वो मुझे बात दिमाग में चढ़ गई, तो मैंने सोचा अब इस चीज के लिए ओवरकम करूंगा। आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, चंडीगढ़ में पोस्टेड है वो। उनका नाम क्या पड़ेगा, याद है? नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। फिर भी आज आप ही के बदौलत आज उस पद पे गए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चीज गया। हाँ, पॉजिटिवली लिया उन्होंने, उस डांट को पॉजिटिवली लिया। आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि किसी की बात को आप कैसे लेते हैं। कि एक दुनिया में देखो 3 लोग होते हैं, माता, पिता और शिक्षक। ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी उन्नति से कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे। यही 3 लोग होते हैं जो आपका हमेशा भला चाहते हैं। उनको आपसे कोई लाभ तो लेना नहीं होता, आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखकर उनको गर्व महसूस होता है। ये 3 जीवन में आदमी कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और शायद उन्होंने इस बात को पॉजिटिवली लिया, और उन्होंने सोचा कि इन्होंने गलत बात नहीं कही है, और उसके लिए उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। शायद मैम वही व्यक्ति हैं कि एक बार और आप जिक्र की थी कि आपने कह दिया था कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं करोगे, और वो 3 साल 4 साल बाद में आए आपके पास मिठाई लेकर, मैम आप ही ने बोली थी कुछ नहीं कर पाएंगे, देखिए आज ये बन गए। शायद वही बंदे हैं क्या? शायद। मैम, आप दोस्त पीयूष कांत पांडे दोनों लोग समाज कार्य की पढ़ाई की है, और समाज कार्य की पढ़ाई करके आज हम लोग आपके सामने एक यूट्यूबर के रूप में उपस्थित हैं। तो और हमारे जैसे अन्य स्टूडेंट हैं जो कि अपना कोई बिजनेस चलाते हैं, या तो कोई अपना सर्विस अपना करते हैं, या किसी भी क्षेत्र में हो, वो आपके नज़र में हम लोग सफल हैं या असफल है, इसके बारे में क्या कह सकती हैं? हर व्यक्ति, जैसे मेरी नज़र में हर व्यक्ति सफल है जो अपने कार्य से प्यार करता है। आप अपने कार्य से प्यार करते हो, आप अपने कार्य में संतुष्टि महसूस कर रहे हो, तो आप सफल हो। और आप जब किसी कार्य को प्यार करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और उसमें निष्ठा दिखाते हैं, समर्पण दिखाते हैं, तो आप जरूर उसमें सफल होते हो। तो मेरी तो आपसे यही हमेशा कामना रहेगी, शुभकामना रहेगी कि जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसमें खुशी महसूस कर रहे हैं तो आप जरूर आगे बढ़ोगे, आप जरूर आगे जाओगे। तो पहले ये कोशिश कीजिए कि काम करें, उसके साथ समर्पण दिखाएं, उसमें अपना 100% लगा दें, तो जरूर सफल होंगे। मैम, 3 सवाल मैम, आप हमारे KDF तक दर्शक को और KDF तक यूट्यूब चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी चैनल की वृद्धि के लिए मैं हमेशा शुभकामनाएं दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके चैनल को देखें, और जिस उद्देश्य के साथ आपने ये चैनल का शुरुआत किया है, ये चैनल के द्वारा लोगों को सही शिक्षा मिले। और जो काफ़ी चैनल हैं, आप जानते हैं हर क्षेत्र में बहुत सारे चैनल मिल रहे हैं, लेकिन सही नॉलेज सब जगह नहीं मिल पा रही है, सभी जानते हैं। तो मेरी आपसे यही निवेदन भी है और शुभकामनाएं भी हैं कि आप सही दिशा में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो जरूर सफल होंगे, और कर भी रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं भी रहेगी कि आप आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें। समाज के प्रति जो आपका सेवा भाव है, समर्पण है, जो निष्ठा है, वो मैंने महसूस किया है, देखा भी है,
उसमें आप भगवान आपको आशीर्वाद दे, आपको शक्ति दे, मानसिक रूप से शक्ति दे कि आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ऐसे इंटरव्यू और ऐसे ऐसे व्यक्तियों का, महिलाओं का, किसानों का आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे KDF तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे को भेजने के प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम, थैंक यू।